हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 22 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसे C2S प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देन हम देखेंगे ICGS संकल्प के बारे में, इसके साथ ही AI इम्पैक्ट समिट के बारे में देखेंगे। देन नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के बारे में देखेंगे। फियोर्डलैंड जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है, ये काफी चर्चा में रहा है। हम देखेंगे कि ये क्यों रहा न्यूज में। देन हम देखेंगे सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 के बारे में। फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा वुमनिया इनिशिएटिव के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आपकी ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा चिप्स टू स्टार्टअप जो प्रोग्राम है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आप देख सकते हैं। So recently, the Chips to Startup program has shown measurable success in skill building, infrastructure access, and practical chip design support. So it is an umbrella capacity building initiative launched by the Ministry of Electronics and Information Technology in 2022. So this program has a total outlay of 250 crore for 5 years, and it aims to develop 85,000 industry-ready professionals and incubate 25 startups with 10 technology transfers. So it provides access to shared modular technology laboratories, advanced electronic design automation tools, and semiconductor foundries. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकल्प वॉज इंडिजिनसली बिल्ट बाय विच शिपयार्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है संकल्प, वो किस स्वदेशी शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या फिर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आपको बताना है ICGS संकल्प जो है वो किस स्वदेशी शिपयार्ड के द्वारा निर्मित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये निर्मित किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आप देख सकते हैं। So recently, Indian Coast Guard ship Sankalp visited Port Louis in Mauritius as part of overseas deployment in the Indian Ocean region. So it is the fifth advanced offshore patrol vessel of the Indian Coast Guard, जो कि कमीशन किया गया था 2008 में। So the ship is indigenously built by the Goa Shipyard Limited, and it is designed for maritime surveillance, exclusive economic zone protection, search and rescue, and law enforcement. So the vessel is 105 meters long with an endurance of 6,500 nautical miles and a displacement of about 2,325 tons.
So it has advanced navigation and communication systems and can operate advanced light helicopter and Chetak helicopters. सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है फॉर डिफेंस शिप बिल्डिंग, जो कि स्थित है वास्को डिगामा, गोवा में, और इसको स्टैब्लिश किया गया 1957 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एआई इम्पैक्ट समिट। सो यहाँ पर जो एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it emphasizes the use of AI for public good, including healthcare, education, and climate action. And second, the summit seeks to completely ban the use of AI in decision-making processes. And third, the summit is exclusively limited to private technology companies with the role for governments or no academia. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि एआई इम्पैक्ट समिट जो है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो द AI Impact Summit focuses on leveraging artificial intelligence for societal benefit. And the key sectors highlighted include healthcare delivery, education access, and climate solutions. So, the objective is to ensure inclusive, ethical, and responsible AI deployment. Public welfare and sustainable development remain central themes of the summit. So, the summit does not advocate a blanket ban on AI in decision making. Instead, it promotes responsible, transparent, and accountable use of AI. So, emphasis is placed on human oversight rather than prohibition. इसके साथ ही the summit follows a multi-stakeholder approach, so governments, academia, civil society, and private sector all can participate. Policy formulation and ethical discussions require public and academic involvement. So आप देख सकते हैं कि इस वजह से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट था, क्योंकि वहां पर ये कहा गया था कि इसमें गवर्नमेंट और एकेडमिया जो है उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The National Environmental Standard Laboratory has been established by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला जो है उसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेकंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, थर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है उसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
सो इसको स्टैब्लिश किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने। आप देख सकते हैं डिटेल में। So, the Council of Scientific and Industrial Research National Physical Laboratory established the National Environmental Standard Laboratory, and it is located at the CSIR National Physical Laboratory in New Delhi. So, it was set up to test and recalibrate air pollution monitoring instruments and environmental sensors under Indian conditions. It ensures reliable and credible data for the National Clean Air Program, and also it allows manufacturers, industries, and municipal bodies to validate instrument performance within India. So it supports industrial emission audits, smart city monitoring networks, and provides reference gases and standard protocols. सो ये जो CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ये एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है भारत की, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। सो इट मेंटेन्स स्टैंडर्ड ऑफ SI यूनिट्स इन इंडिया एंड कैलिब्रेट द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, scientists discovered a giant black coral believed to be 300 to 400 years old. Where was this coral discovered? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक विशाल काले मूंगे की खोज की है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 300 से 400 साल पुराना है। आपको बताना है ये जो कोरल है ये कहाँ पर खोजा गया है। आपके ऑप्शंस हैं रेड सी नियर इजराइल, सेकंड कोरल ट्रायंगल नियर इंडोनेशिया, थर्ड ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर फियोर्डलैंड वाटर्स ऑफ न्यूजीलैंड। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो कोरल खोजा गया है ये कहाँ पर खोजा गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये खोजा गया है फियोर्डलैंड वाटर्स ऑफ द न्यूजीलैंड। आप देख सकते हैं marine scientists discovered the largest known black coral during a deep sea dive in the waters of Fiordland, New Zealand. So the coral is more than 13 feet tall and about 15 feet wide. So it is estimated to be around 300 to 400 years old, making it one of the oldest known corals. So the discovery was made by a scientific team from Victoria University of Wellington. सो ब्लैक कोरल की बात करें तो ये एक स्लो ग्रोइंग डीप सी कोरल स्पीसीज होती है विच इज नोन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पेन। इसके साथ ही फ्योर्डलैंड एरिया की बात करें तो ये एक रिमोट कोस्टल रीजन है इन द साउथ वेस्टर्न न्यूजीलैंड एंड इट इज नोन फॉर डीप फिजार्ड्स, रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम्स। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन लैंड मासेस जिनमें है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड एंड इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय द एरिया and lies east of the Australia across the Tasman Sea and south of the islands of New Caledonia, Fiji and Tonga. अब ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है विलिंगटन और यहाँ की मोस्ट पॉपुलस सिटी है ऑकलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो द्वितीय बौद्ध वैश्विक
बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म in collaboration with the International Buddhist Confederation. And second, the theme of the second Global Buddhist Summit is Collective Wisdom, United Voice and Mutual Coexistence. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। आप देख सकते हैं। सो द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट विल बी हेल्ड on 24th and 25th of January 2026 in New Delhi to deliberate on Buddhist responses to contemporary global challenges. So it is organized by the International Buddhist Confederation in collaboration with the Ministry of Culture, not Ministry of Tourism. और इस समिट की जो थीम है वो है कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस. So the summit aims to apply the principles of Buddha Dhamma to address modern social, political, and environmental challenges, and the Prime Minister of India is likely to inaugurate the summit as the chief guest. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की बात करें तो ये एक ग्लोबल बुद्धिस्ट अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. India's first open sea marine fish farming project as part of the Blue Economy Initiative in the Andaman Sea. So this project was implemented through collaboration between which two entities? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंडमान सागर में ब्लू इकोनॉमी पहल के अंतर्गत भारत की पहली खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना शुरू की जा रही है. आपको बताना है कि यह परियोजना जो है ये किन दो संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है या की गई. आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड कोस्टल स्टेट्स एंड डेवलपमेंट काउंसिल, second, National Institute of Ocean Technology and Andaman and Nicobar Administration. Third, Indian Council of Agricultural Research and Ministry of Earth Sciences. Central fourth ऑप्शन है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी. सो ये स्टार्ट किया गया है बिटवीन इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन. आप देख सकते हैं. So India launched its first open sea marine fish farming project in the Andaman Sea as part of its Blue Economy initiative. So the project was implemented through collaboration between the National Institute of Ocean Technology and the Andaman and Nicobar administration. So the National Institute of Ocean Technology developed specialized open sea cages used for fin fish farming, and the Andaman and Nicobar administration facilitated regional implementation and coordination. So the collaboration aims to unlock marine resources and enhance livelihoods of fishing communities.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. So this institute focuses on development of technologies for ocean observation, marine living resources and offshore engineering. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Womania initiative was recently in the news. What is it all about? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो वुमनिया इनिशिएटिव है ये खबरों में रही, आपको बताना है कि ये क्या है. फर्स्ट ऑप्शन है अ क्रेडिट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू women entrepreneurs under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. Second, a skill development mission focused on training rural women in digital literacy under the STEM framework. Third, a social security initiative providing pension support to women self-help groups. And D. And fourth, a flagship program of government e-marketplace to promote participation of women-led MSME in public procurement. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो इनिशिएटिव है वुमनिया इनिशिएटिव, ये इनमें से किससे संबंधित है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लेड एमएसएमई इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. आप देख सकते हैं. सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्क्ड 7 years of the Womania initiative, which aims to strengthen the participation of women-led micro and small enterprises in public procurement. सो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है of the government e-marketplace to promote women-led MSME participation, and then it was launched on 14th of January 2019 to provide women entrepreneurs direct digital access to government buyers. So as of January 2026, over 2 lakh women-led MSMEs are registered on GEM under the initiative. And these enterprises have secured public procurement orders exceeding 80,000 crore, surpassing the mandated 3% procurement target. सो जेम की बात करें जिसे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सो ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन द गवर्नमेंट परचेजेस. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.